तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग क्लास 12th और बेसिक नीट के लेवल से पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वंशागत यथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एकदम हाई लेवल तक। जीरो लेवल से इसलिए पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से, क्योंकि बाकी जितने भी लोग इसको पढ़े समझे सबको समझ में आए। तो आज इस चैप्टर का हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि आनुवंशिकी क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, फिर आनुवंशिकता के जनक कौन थे, इसमें ग्रेगर जन मेंडल के बारे में सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आनुवंशिकता क्या होता है, कि जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं आनुवंशिकता। जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण जैसे कि बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, वो स्किन का कलर कैसा होगा, वो जो सारे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और इन लक्षणों को ले जाने वाले पदार्थ को कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जनरली जीवों में दो प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। जो आरएनए होता है वो कुछ वायरसों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, कुछ वायरस के अंदर, जैसे HIV, TMB और कोविड-19 कोरोना वायरस। तो इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। बाकी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं जो कोशिका के बने हैं, जो सेल के बने हैं, उनके अंदर हमेशा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होगा। चाहे जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, चाहे एनिमलिया, कोई भी जीव हो उन सभी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। सिर्फ कुछ वायरसों के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। उल्टा बोलने का, ठीक है। तो जितने भी जीव कोशिका के बने हैं उन सबके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। बाकी कुछ वायरसों के अंदर ही, जैसे HIV, TMB, कोविड-19 के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से संतानों में जाते हैं तो लक्षणों के साथ साथ उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जैसे कि एक ही जनक संतानों में जो एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं, जो संतान होते हैं, वो एक ही माता पिता के होते हुए भी वो एक दूसरे की बिल्कुल टू कॉपी एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ उसमें कुछ विभिन्नताएं जाती हैं। जीवों के शरीर में जो विभिन्नताएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, एक होती है जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता जिसको हम लोग सोमैटिक सेल की वजह से कहते हैं, शारीरिक कोशिका को सोमैटिक सेल कहते हैं, कि यदि किसी जीव के शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सोमैटिक सेल है, यदि उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं तो उसको बोलते हैं शारीरिक विभिन्नता। और शरीर की कोशिकाओं में यदि कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। जिस पीढ़ी में बदलाव हुआ होगा, जिस इंसान में, जिस जीव में, उसी पीढ़ी में रह जाती हैं। और यदि किसी जीव के जनन कोशिका में विभिन्नता होता है, जिसको हम लोग जर्माइनल सेल कहते हैं, जर्माइनल सेल, यदि जर्माइनल सेल में जनन कोशिकाओं में विभिन्नता होता है तो ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है, जर्माइनल सेल से निर्माण होता है स्पर्म का और ओवम का। तो ये जो जर्माइनल सेल का जब निर्माण होता है तो जर्माइनल सेल से स्पर्म या ओवम के निर्माण को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कि स्पर्म चाहे ओवम का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पीछे क्लास में, कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, और जो लक्षण होते हैं इनसे जो एक पेरेंट से जो संतान उत्पत्ति होगी वो संतान बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे के टू कॉपी होते हैं, जिनको कहते हैं क्लोन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम से कम दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें जो संतान उत्पत्ति होती है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें जो विभाजन होता है वो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, और इसमें एक जीव से नए जीव का जब निर्माण हो रहा होता है तो जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कारण ही इसमें एक पेरेंट से दो बच्चों की पुत्री कोशिकाओं की समसूत्री विभाजन के द्वारा ही एक कोशिकाओं से दो जीवों का निर्माण होता है। इस वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता है, वो बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे को टू कॉपी होते हैं, क्लोन होते हैं। लेकिन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन में होता है, समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से उसमें जो डीएनए है, जो गुणसूत्र है, उसमें बदलाव हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, जिस वजह से उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो विभिन्नता क्या होती है कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनके संतानों में कुछ अंतर उत्पन्न होता है, एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, जिसको विभिन्नता कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। अगला टॉपिक है आनुवंशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है। तो जब हम आनुवंशिकता और विभिन्नता दोनों का अध्ययन एक साथ करते हैं तो उसको कहते हैं आनुवंशिकी। जो भी पीछे हम लोग पढ़े आनुवंशिकता, विभिन्नता, जब उनके बारे में हम लोग साथ साथ एक ही चैप्टर में, एक ही किताब में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं आनुवंशिकी। ये जो आनुवंशिकी शब्द है इसको सर्वप्रथम बेटसन ने दिया था, बेटसन। और आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को क्यों कहते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता है बेटसन, और इंडियन जेनेटिक्स के पिता है एमएस स्वामीनाथन। कि भारतीय आनुवंशिकी के जो पिता है वो है एमएस स्वामीनाथन। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगला टॉपिक ये है, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने पूरे जीवन काल में ये पता ही नहीं चला कि वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई एक बड़ी खोज कर दी है। तो ये जो थे एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म लगभग 1822 में एक किसान परिवार में हुआ था, ब्रून नामक शहर में। और जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम था सिलिसिया, ठीक है। अब ब्रून नामक जो शहर है उसको अब चेक रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। तो मेंडल ने जहाँ पे ब्रून शहर में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और वहीं पर उन्होंने स्कूल में अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त की। बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद चर्च में ये पादरी नियुक्त हो गए, ठीक है। चर्च में ये पादरी नियुक्त हो गए, और उस चर्च में जो पादरी होते हैं सबको अलग अलग काम दिया जाता था। कुछ लोगों को जो पूजा पाठ वाला काम होता है वो दिया जाता था, कुछ लोगों को साफ सफाई का काम, कुछ लोगों को खेती बाड़ी काम दिया जाता था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को खेती बाड़ी करने का काम मिला, तो खेती बाड़ी करने में इनको इंटरेस्ट था। साथ साथ ये उसमें कुछ पर परागण स्वपरागण कराया करते थे, मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट करते थे, उसमें कुछ छेड़छाड़ करते थे जो इनको करना पसंद था। तो उन्होंने पाइसम सटाइवम पर अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया।
पाइसम सटाइवम, गार्डन पी पे पाइसम सटाइवम अपना एक्सपेरिमेंट किया। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, स्वीट पी पे या गार्डन पी पे, तो गार्डन पी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सटाइवम पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। स्वीट पी या लेथेरस ओडोरेटस पे अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो चर्च में ये पादरी नियुक्त हो गए थे, तो उन्होंने वहां पर लगभग 8 सालों तक कठिन परिश्रम के साथ साथ उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, और 8 साल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जो थे अपना जो एक्सपेरिमेंट है एक पेपर में पब्लिश किया, जिस पेपर या किताब का नाम था पादप संकरण के प्रयोग। इस किताब को, इस पेपर को अलग अलग वैज्ञानिकों के पास इन्होंने भेजा। सभी वैज्ञानिकों ने इनके पेपर को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इन्होंने ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है, ये जो बायोलॉजी के बारे में इन्होंने जो खोज किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो सारी चीजें मैथ के रूप में लिखी थी, स्टैटिक्स के रूप में लिखी थी, क्योंकि ये मैथ में बहुत ज्यादा तेज थे, इनको मैथ स्टैटिक्स आता था। इस वजह से इन्होंने जो बायोलॉजी की जो सारी चीजें थी स्टैटिक्स के रूप में लिखे थे और बायोलॉजी के साइंटिस्टों के पास भेजे थे। तो उन्होंने इनके जो भी पेपर है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और लगभग सन 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने जो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने प्रयोग किया था, इनके प्रयोगों को इन तीनों वैज्ञानिकों ने फिर से किया, और इन्होंने पुष्टि की कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो भी चीजें, जो भी प्रयोग किए थे, जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सारी चीजें सही है। और इसमें से ये जो कार्ल कोरेंस है, कार्ल कोरेंस ने ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को नियमों का रूप दिया, और जिसे उन्होंने कहा मेंडल के नियम। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, गार्डन पी का, पाइसम सटाइवम का अपना एक्सपेरिमेंट यूज किया था, स्वीट पी का यूज नहीं किया था। अगला है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? तो कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पाइसम सटाइवम, गार्डन पी का चयन किया था। ऐसा क्यों किया था? इसके कुछ लाभ थे। पहला, मटर का पौधा एक वर्षीय व आसानी से उग सकने वाला था। यदि ग्रेगर जॉन मेंडल अपने प्रयोग के लिए किसी ऐसे पौधे का चुनाव करते जो कई 100 सालों तक जिंदा रहता है, जैसे मान लीजिए बरगद या पीपल पर अपना प्रयोग करते, तो ग्रेगर जॉन मेंडल की कई पीढ़ियां लग जाती उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ऐसे पौधे पर चुनाव किया कि अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में उस कई पीढ़ियों तक उस पौधे पर अध्ययन कर सके। इस वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया कि आसानी हो, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सके। अगला है, मटर प्रकृति में स्वपरागित होता है, कि जो मटर का पुष्प होता है वो इस तरीके से बंद होता है, देखेंगे इस तरीके से बंद होता है, और उस पुष्प के अंदर फीमेल पार्ट, उस पुष्प के अंदर फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों होता है, एक ही पुष्प के अंदर बंद होता है। इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से बंद होता है एक ही पुष्प के अंदर। तो मेल पार्ट से परागकण निकलकर फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। तो एक ही पुष्प के अंदर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्वपरागण कहते हैं। तो जनरली प्रकृति में यदि मटर के पुष्प के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए तो मटर में जनरली स्वपरागण होता है। लेकिन इसमें यदि पर परागण कराना चाहें तो इसमें आसानी से इसमें पर परागण, कृत्रिम पर परागण जिसको कहते हैं, कृत्रिम पर परागण कराया जा सकता है। अगला है कि एक पादप से अनेक बीजों की प्राप्ति होती है, जिसके कारण परिणामों का विश्लेषण प्रामाणिक व आसान था। कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसके पहले 2 वैज्ञानिकों ने और एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, जिसका नाम था नाइट और गॉस। नाइट और गॉस ने क्या किया था, एक बार में एक से अधिक लक्षणों पर अपना अध्ययन करना शुरू किया था, और एक से अधिक लक्षणों के अध्ययन करने से उनके पास जो डाटा आता था वो बहुत ज्यादा नंबर में आता था, जिसको बाद में उन्होंने, नाइट और गॉस ने एक्सपेरिमेंट को आधा में छोड़ दिया, क्योंकि उनको उस डाटा को मैनेज करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगी। तो ये जो डाटा जो एक
क्रॉस कराने पर जो उनमें जो डाटा आता है, जो चीजें निकलती हैं, उसको देख करके यदि छोटे छोटे लक्षणों, कम लक्षणों को लेकर अध्ययन करें तो उसको प्रमाणित, मतलब उसको समझना, उसको लिखना, आगे एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है। मटर में किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थी। हुआ क्या था कि ग्रेगर जॉन मेंडल को मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट जब करना था, तो उन्होंने अपने जितने भी दोस्त थे, जितने भी पादरी थे, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में रहते थे, सबको इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में मटर के बीज उन लोगों से मांगे। तो अलग अलग देश में रहने वाले लोगों ने उनको मटर के बीज भेजे, कई तरीके के बीज भेजे थे। तो जिसमें से उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल में लगभग 14 तरीके के बीजों का इस्तेमाल किया था, यूज किया था। जैसे कि एक गोल बीज, तो एक झुर्रीदार बीज, लक्षण अलग अलग थे अलग अलग बीजों के। या एक बीज ऐसा था जिसकी जो फली होती थी वो इस तरीके से फूली होती थी, या ऐसी कुछ की जो फली होती थी इस तरीके से पचकी टाइप की होती थी। तो अलग अलग लक्षण देखा जा सकता था। ये मटर के किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थी। अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग मटर का बीज इनके पास उपलब्ध था। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में कुल लगभग 7 विपरीत लक्षणों का इन्होंने चयन किया था। जैसे कि बीज का शेप, आकार कैसा होगा, ठीक है, बीज का आकार कैसा होगा, उसमें देखे थे गोल और झुर्रीदार, यानी कि इनके पास 2 तरीके के बीज थे। इनके पास 2 तरीके के बीज थे, एक था गोल, एक था झुर्रीदार। ठीक है, ठीक है। तो लगभग 7 लक्षणों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। जो बीज का शेप कैसा होगा, बीज का कलर कैसा होगा, पुष्प का रंग कैसा होगा, जो फली है उसका शेप कैसा होगा, फली का आकार कैसा होगा, फली का कलर कैसा होगा, पुष्प की स्थिति कैसी होगी। कुल 7 लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो बीज का आकार और रंग, 2 चीजों पर अध्ययन किया। बीज का जो आकार होता है गोल होता है या तो झुर्रीदार होता है। रंग में जो बीज का रंग था पीला था या हरा था। फली का आकार फूली हुई, कुछ इस तरीके से फूली हुई या पचकी हुई। और फली का रंग है हरा या पीला। लंबाई, पौधे की जो लंबाई है कि पौधा लंबा है कि पौधा, मटर का पौधा बोना है, उसके आधार पर। पुष्प के बारे में कि पुष्प का रंग कैसा है, बैगनी है या सफेद है, और पुष्प की स्थिति अच्छी है या अप्रस्थ। अच्छी कहने का मतलब ये है कि यदि ये कोई पौधा है और इसी एक्सिस पे यहाँ पे पुष्प हो तो उसको कहेंगे अच्छी, और कोई पौधा है और उसके साइड वाइज बगल बगल में यदि कोई पुष्प लगा हो, मटर में पुष्प लगा हो, तो उसको बोलते हैं अप्रस्थ। कि पुष्प की, मटर के पौधे पुष्प की स्थिति क्या है, अच्छी है या अप्रस्थ है। तो इन 7 लक्षणों के पे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे अपने प्रयोग किए थे, 7 विपरीत लक्षणों पे। अगला है मेंडल के सफलता का कारण, कि जो मेंडल है इनका एक्सपेरिमेंट सफल क्यों हुआ। तो मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके पहले जो नाइट और बॉस थे उन्होंने कई सारे लक्षणों को एक साथ लेकर एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ। मेंडल ने कई पीढ़ियों तक अपने प्रयोग किए कि पेरेंट में क्रॉस कराएं तो F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। फिर उस पहली पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया, दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई। फिर दूसरी पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया, तीसरी पीढ़ी प्राप्त हुई। इस तरीके से कई पीढ़ियों तक इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। इस वजह से इनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, क्योंकि डाटा मैनेज कर सकते थे एक बार में। और मेंडल ने भाग्यवश केवल समयुग्मजीय लक्षणों का चयन किया। अभी समयुग्मजीय क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने सिर्फ समयुग्मजीय बीजों को ही चयन किया था। इनके पास कई तरीके के बीज आए थे और इन्होंने उसमें से 14 तरीके के बीज का इस्तेमाल किया, और वो 14 बीज थे जो समयुग्मजीय थे। वो उनका एक प्रकार से लक कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं। मेंडल ने जीव वैज्ञानिक समस्याओं के हल हेतु पहली बार सांख्यिकीय विश्लेषण तथा गणितीय तर्कों का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर में जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो भी डाटा निकल रहा था, सभी डाटा को इन्होंने मैथमेटिकली स्टैटिक्स से
इन्होंने जो सारी चीजें थी उनको मैनेज किया। बाकी इसके पहले जो भी और वैज्ञानिक इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने इतना गणितीय विश्लेषण नहीं किया, जिसकी वजह से या तो वो आधा अधूरा छोड़ दिए या तो फिर उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। जो मटर का पौधा होता है वार्षिक होता है, एक वर्षीय होता है, जिसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिसकी वजह से मटर के पौधे पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सफल हुआ। बहुत लंबा, बहुत अधिक समय के लिए वो पौधा होता, अधिक समय में वो बीज देता, तो उनका एक्सपेरिमेंट करने में समय लगता, जिसकी वजह से कम चांस होता है यदि अधिक समय में पौधा बीज देता तो सफल होने का। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि मटर का पौधा होता है जो प्रकृति में आसानी से स्वपरागण करता है और प्रकृति में उसमें पर परागण कराया जा सकता है, जिस वजह से उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ। और पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि लंबाई के लिए बात करें, लंबाई में एक तो पौधा है आपको लंबा दिखेगा और एक पौधा आपको बौना दिखेगा, तो ये दोनों लक्षण हैं ये एक दूसरे के तुलनात्मक हैं इस तरीके से। तो इसमें कई सारे तुलनात्मक लक्षण मटर के बीज में, पौधे में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे का जो टॉपिक है वो हम मतलब अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और जो आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।